तो आज का पहला जो आर्टिकल है दैट इज विथ रिस्पेक्ट टू इंटरनेशनल रिलेशंस एंड इकोनॉमी। ठीक है, इंटरडिसिप्लिनरी टॉपिक है। इंटरडिसिप्लिनरी मतलब दो डिसिप्लिन्स के मिला के ये टॉपिक है। यूएस सैंक्शन ऑन रशियन ऑयल कंपनीज। ठीक है, इसमें GS2 का भी कंपोनेंट है, मतलब इंटरनेशनल रिलेशंस, और साथ ही साथ GS पेपर 3 इकोनॉमी वाला भी कंपोनेंट है। तो अभी हाल में हमको क्या देखने को मिला है, यूएस ने दो ऑयल मेजर्स जो हैं, रशिया के दो ऑयल मेजर्स हैं। एक है आपका रोजनेफ्ट, ठीक है, और दूसरा कौन सा, लुकोइल। ये दो मेजर ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनीज हैं, कहां की, रशिया की। इसके ऊपर यूएस ने सैंक्शन इंपोज किया है। सैंक्शन क्यों इंपोज किया है, क्या रीजन है? क्योंकि अभी जो रशिया यूक्रेन वॉर है दैट इज इन 4th ईयर, और अभी भी कोई ट्रूस या कोई पीस हमको विजिबल नहीं हो रही है। ठीक है, तो रशिया पे प्रेशर माउंट करने के लिए, प्रेशर डालने के लिए यूएस ने क्या किया है, एक राउंड ऑफ सैंक्शन दोबारा से लगाया है, और इसमें दो मेजर कंपनीज को टारगेट किया गया, ऑयल मेजर कंपनीज को, रोजनेफ्ट और लुकोइल। रोजनेफ्ट बहुत बड़ी कंपनी है। नायरा ऑयल का नाम सुना होगा आपने, यहाँ पे पेट्रोल पंप्स होते हैं। तो नायरा में भी, इंडिया में जो नायरा ऑपरेट करती है उसमें भी रोजनेफ्ट की पार्टनरशिप है। सैंक्शन में यह कहा गया है कि 21 नवंबर तक जितनी भी वेस्टर्न कंट्रीज की कंपनियां हैं, ठीक है, चाहे वो इंश्योरेंस कंपनीज हो, चाहे वो लॉजिस्टिक कंपनीज हो, या सप्लाई चेन में कुछ भी प्रोवाइड करती हो रोजनेफ्ट और लुकोइल को, वो अपने ट्रांजैक्शंस हैं वो सीज कर दें। मतलब 21 नवंबर के बाद से कोई ट्रांजैक्शन नहीं होने चाहिए। अगर ट्रांजैक्शन होंगे तो यूएस क्या करेगा, यूएस उन कंपनीज पे भी, वेस्टर्न कंपनीज पे भी, या इंडियन कंपनीज पे भी, या चाइनीज कंपनीज पे भी सैंक्शन लगाना शुरू कर देगा। तो ग्लोबली एक प्रेशर किस चीज का है, यूएस के सेकेंडरी सैंक्शंस का भी प्रेशर है। दो टाइप के सैंक्शंस होते हैं, एक होता है प्राइमरी सैंक्शंस। प्राइमरी सैंक्शंस क्या होता है, प्राइमरी सैंक्शंस वो होते हैं जो यूएस या कोई भी कंट्री अपने एंटिटीज, अपने सिटीजन्स पे लगाती है। ठीक है, तो प्राइमरी सैंक्शन लग चुके हैं। अब क्या है, अब सेकेंडरी सैंक्शंस की बात है। सेकेंडरी सैंक्शंस जो है वो किस लिए लगाए जाते हैं, प्रेशर और ज्यादा माउंट करने के लिए। इसमें यूएस क्या करता है, सेकेंडरी सैंक्शंस के माध्यम से दुनिया की और भी जो कंट्रीज हैं, और भी कंपनीज हैं दूसरे कंट्रीज की, उन पे प्रेशर माउंट किया जाता है कि वो रशियन या किसी भी सैंक्शन एंटिटी के साथ, जो पहले से सैंक्शन एंटिटीज हैं, उसके साथ किसी भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन में ना आए, उनके साथ वो किसी प्रकार के इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन में ना आए। फिर से मैं बता रहा हूं कि अभी हमको क्या देखने को मिला है, यूएस जो है वो सैंक्शन लगाया है रोजनेफ्ट पे, लुकोइल पे, जो दो सबसे बड़ी कंपनियां हैं। इतनी बड़ी कंपनियां हैं कि ये ग्लोबल आउटपुट को, ऑयल आउटपुट का 5% प्रोडक्शन कमांड करती है, 5% कमांड करती है। ठीक है, सैंक्शन क्यों लगाया गया है, क्योंकि रशिया जो है वो रिट्रीट नहीं कर रहा है, यूक्रेन वॉर से रिट्रीट नहीं कर रहा है। तो रशिया पे और प्रेशर डालने के लिए यूएस ने क्या किया है, रोजनेफ्ट और लुकोइल पे सैंक्शन लगाया है। ये दो कंपनियां इतनी बड़ी हैं कि ये ग्लोबल आउटपुट का 5% प्रोडक्शन कमांड करती हैं। साथ ही साथ जो रशियन बजट है उसका 1/4 हिस्सा खाली ऑयल रेवेन्यू से आता है। ठीक है, तो आइडिया बिहाइंड दिस सैंक्शन ऑन दीज टू कंट्रीज इज व्हाट, टू क्रिपल द रशियन इकोनॉमी, कि वो फर्दर यूक्रेन वॉर को फाइनेंस ना कर पाए, यूक्रेनियन वॉर को ये फर्दर फाइनेंस ना कर पाए। तो दिस द आइडिया। 21 नवंबर की डेडलाइन दी गई है। ठीक है, कि जो वेस्टर्न इंस्टीट्यूशंस हैं या और भी कंट्रीज के इंस्टीट्यूशंस हैं, कंपनीज हैं, बैंक्स हैं, इंश्योरर्स हैं, मतलब इंश्योरेंस कंपनीज हैं, जो रोजनेफ्ट और लुकोइल को, ठीक है, अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, वो अपने ऑपरेशंस हैं 21 नवंबर तक वाइंड अप करने, किनके साथ, रोजनेफ्ट और लुकोइल के साथ। अगर वो वाइंड अप नहीं कर रही हैं तो उन कंपनीज पे सेकेंडरी सैंक्शन लगा दिए जाएंगे, उन कंट्रीज पे सेकेंडरी सैंक्शन लगा दिए जाएंगे। तो ऑब्वियस ही बात है, इंडिया की भी कुछ कंपनीज है वो रडार पे आएंगी कि नहीं आएंगी। कौन कौन सी, रिलायंस अभी 50% क्रूड जो परचेज कर रहा है, रशिया से जो तेल आ रहा है उसका 50% रिलायंस परचेज कर रहा है।
ठीक है, और रिफाइन करके, क्योंकि सस्ता तेल मिल रहा है वहां से, उसको इंडिया में कंज्यूम या बाहर भेज रहा है, तो उसका जो प्रॉफिट मार्जिन है अभी हाल के वर्षों में काफी ज्यादा बढ़ गया, हाल के सालों में बहुत ज्यादा बढ़ गए। तो कई इंडियन कंपनीज हैं वो भी इन सैंक्शंस की वजह से चपेट में आ जाएंगी। आई बात समझ में? तो दिस इज अबाउट द सैंक्शंस। अब क्या है, इंडिया पे क्या असर पड़ेगा? व्हाट वुड बी द इंपैक्ट ऑन इंडिया? क्या पॉसिबल इंपैक्ट्स इंडिया पे पड़ेंगे, बताइए। इन सैंक्शंस के क्या इंपैक्ट होने चाहिए इंडिया पे? सैंक्शंस अच्छे हैं कि बुरे हैं? हाँ, प्राइजेस हाई हो जाएंगी। क्यों हाई हो जाएंगी? सप्लाई चेन टूट जाएगी। इंडिया जो है वो इस समय सेकंड लार्जेस्ट बायर है। सेकंड लार्जेस्ट बायर है किस चीज का? रशियन क्रूड का। पहले नंबर पे कौन है? चाइना है, दूसरे नंबर पे इंडिया है, तीसरे नंबर पे टर्की है। तो वी हैव गेन्ड अ लॉट फ्रॉम चीप प्राइजेस बीइंग गिवन टू अस बाय रशिया। ठीक है, तो हमारे प्रॉफिट मार्जिन, इसीलिए देखिए तेल के प्राइस बहुत सालों से बढ़े नहीं है, 94 95 के अराउंड हवर कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं। सो दैट हैज हैपेंड ऑन द बैक ऑफ द कंसिस्टेंट चीप ऑयल सप्लाई वी आर गेटिंग फ्रॉम रशिया। जो सस्ता तेल हमको रशिया से मिल रहा है, हम पहले कितना 2% से भी कम रशिया से लेते थे। जो हमारे ट्रेडिशनल सप्लायर्स हैं वो कहां थे? मिडिल ईस्ट में हुआ करते थे। ठीक है, लेकिन जब से रशिया यूक्रेन शुरू हुआ और सैंक्शंस इंपोज करना शुरू किए गए, हमने अपना जो सप्लाई एक्सेस है वो मिडिल ईस्ट से उठा के कहां शिफ्ट कर दिया है? रशिया की ओर शिफ्ट कर दिया है। अब हम 35 से 40% तेल जो है पिछले 2-2.5 साल से कहां से खरीद रहे हैं? रशिया से खरीद रहे हैं। अभी भी जो सबसे ज्यादा तेल है रशियन तेल, वो कौन खरीद रहा है? वो चाइना खरीद रहा है। नंबर 2 पे इंडिया है। डिस्पाइट दैट सेकंड लार्जेस्ट बायर हम ही है। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है जब सैंक्शंस लगेंगे रोजनेफ्ट और आपका लुकोइल से, अब हम तेल खरीद नहीं पाएंगे, तो ऑब्वियसली बात है यहां पे जो प्राइस राइज है इसकी प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाएगी, उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाएगी। तीसरी क्या चीज है, जो इंडियन कंपनीज हैं वो भी नेगेटिवली हिट होंगी। इंडियन कंपनीज कौन कौन सी? जैसे रिलायंस है, ठीक है, जामनगर रिफाइनरी सबसे बड़ी रिफाइनरी है, दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी है। ठीक है, फिर नायरा एक जेवी है इंडिया में। नायरा आपने देखा होगा जैसे आईओसीएल बीपीसीएल के पंप्स होते हैं, वैसे ही नायरा के भी पंप्स होते हैं। सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में कई आपको नायरा के पंप्स दिख जाएंगे। ठीक है, तो रिलायंस, नायरा, ये कंपनियां जो हैं इनकी भी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो भी कहीं ना कहीं इंपैक्ट होगी। साथ ही साथ जो इंडियन पीएसयूज हैं, इंडियन रिफाइनरीज हैं, दे विल ऑल्सो स्टैंड टू लूज। इसमें कौन कौन सी हो गई? आईओसीएल है, बीपीसीएल है, ये भी ठीक ठाक ऑयल है कहां से प्रोक्योर कर रहे थे? ठीक ठाक क्रूड है वो प्रोक्योर कर रहे थे रशिया से। ठीक है, अब वो नहीं कर पाएंगे। तो दीज आर सर्टेन पॉसिबल लॉसेस इंडिया इज गोइंग टू फेस। इससे होगा क्या? सप्लाई चेन डिसरप्शन हमको देखने को मिलेगा, प्राइस हाइक होगी। और दूसरा, अब दोबारा से जो हमारा प्रोक्योरमेंट एक्सेस है, ठीक है, जहां से हम प्रोक्योर करते थे, प्रोक्योरमेंट एक्सेस है, दैट इज अगेन गोइंग टू शिफ्ट। 2.5-3 साल पहले कहां शिफ्ट हुआ था? मिडिल ईस्ट से रशिया हुआ था। अब फिर से ये कहां शिफ्ट हो जाएगा? रशिया से मोस्ट लाइकली मिडिल ईस्ट दोबारा ये शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, अब बहुत तेजी से हमको देखने को मिलेगा कि इंडियन जो इंपोर्ट्स हैं रशियन ऑयल के वो प्लमेट करेंगे, वो आपके कम होंगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, पास्ट में हमने क्या देखा है? पास्ट में हमने देखा है ना कि खाली हम इसलिए क्योंकि हम तेल खरीद रहे हैं, कहां से तेल खरीद रहे थे? रशिया से खरीद रहे थे। इसकी वजह से हमको 25% एडिशनल टैरिफ देना पड़ रहा था। 25% पहले लगा हुआ था, कुमुलेटिवली कितना हो गया? 50% का टैरिफ हो गया। तो ये कहा जा रहा है कि एक बार हम अपना जो प्रोक्योरमेंट है वो रशिया से सीज कर देंगे तो ये 25% का टैरिफ भी चला जाएगा। तो अब इफेक्टिवली जो टैरिफ यूएस इंडिया पे इंपोज करेगा वो कितने का करेगा? वो नियर अबाउट 25% के आसपास का करेगा। ठीक है, तो दिस इज वन ब्राइट स्पॉट कि इंडियन गुड्स पे यूएस ऑयल पे जो टैरिफ्स हैं वो आपके कम हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन व्हाट आर द पॉसिबल डिलेमास फॉर इंडिया? 2 फ्रंट्स पे हमको डिलेमा देखने को मिलेंगे। एक तो जो हमारी एनर्जी स्ट्रैटेजी है उसको हमको रीजिक करना पड़ेगा, रीएडजस्ट करना पड़ेगा। एनर्जी स्ट्रैटेजी क्यों? क्योंकि वी आर ऑलरेडी इन अ ट्रांजिशनिंग फेज फ्रॉम डेवलपिंग टू डेवलप्ड। इंडिया की जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है साल दर साल बढ़ने वाली है।
साल दर साल बढ़ने वाली है। हमारे पास जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है वो बहुत ज्यादा नहीं है, 10-12% हम बस केटर कर पाते हैं अपने डोमेस्टिक प्रोडक्शन से। ठीक है, हमको ओवरवेलमिंगली किस पे रिलाय करना पड़ता है, बाहर के क्रूड पे, मिडिल ईस्ट के क्रूड पे। ठीक है, तो अभी तक क्या था, 2.5 साल में हम ठीक ठाक अपना फॉरेक्स रिजर्व बचा के रखे हुए थे, कंजर्व कर पा रहे थे, क्योंकि हमको सस्ते दाम पे क्रूड मिल रहा था। कहां से मिल रहा था, रशिया से मिल रहा था। अब क्या है, अब हमको दोबारा से अपनी एनर्जी स्ट्रैटेजी को रीअलाइन करना पड़ेगा, अपनी एनर्जी स्ट्रैटेजी को दोबारा से हमको रीअलाइन करना पड़ेगा। दूसरा क्या है, दूसरा जो डिलेमा हम फेस कर रहे हैं, दैट इज विथ रिस्पेक्ट टू इंटरनेशनल डिप्लोमेसी। ठीक है, अभी क्या है, यूएस में ट्रंप आ गए हैं। ट्रंप के आने के बाद से यूएस इंडिया के जो रिलेशंस थे, जो ऊपर जा रहे थे, वो क्या हुए, नीचे आ गए। ठीक है, रशिया से हम पिछले 4 साल में और क्लोज हो गए हैं। रशिया से क्लोज क्यों हो गए हम, एक तो सस्ता तेल हमने खरीदना शुरू कर दिया, पुरानी दोस्ती थी ही। तीसरी चीज क्या हुई है, तीसरी चीज हो गई है, ट्रंप आ गए हैं। ट्रंप आ गए हैं तो इससे जो प्रॉक्सिमिटी है इंडिया और रशिया की, वो बढ़ गई थी। ठीक है, और एक सिम्बायोटिक रिलेशन आ गया था, क्योंकि सैंक्शंस लगे हुए हैं, छोटी कंट्रीज डर रही थी रशिया से तेल लेने में। ठीक है, तो बल्क ऑयल परचेज जो हो रहा था वो दो कंट्रीज कर रही थी प्राइमरली, कौन कौन, इंडिया और चाइना। ये दो कंट्री हैं वो बल्क परचेज कर रही थी। तो इसकी वजह से जो बोनहोमी बढ़ गई थी, अब ये दोबारा घटती हुई दिखाई दे सकती है। तो यूएस के साथ तो ऐसे ही हमारा स्टेलमेट है, बहुत अच्छे रिलेशन अभी नहीं है, जनवरी के बाद से, ट्रंप के आने के बाद से। रशिया के साथ भी अब रिलेशंस क्या होंगे, हो सकता है थोड़े से कम हो जाए। तो यहां पे अब हमको अपनी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी कैसे एक्सरसाइज करनी है, अपनी डिप्लोमेसी को कैसे दोबारा से, जैसे एनर्जी स्ट्रैटेजी को रीअलाइन करना है, हमको अपनी डिप्लोमेसी को भी दोबारा से रीअलाइन करना पड़ेगा। ठीक है, ये दो फ्रंट्स में, ये दो डिलेमास हैं जो इंडिया फेस करने वाली है अभी आने वाले समय में, आने वाले समय में। सो हाउ टू गो फॉरवर्ड विद दिस, गोइंग फॉरवर्ड हम क्या कर सकते हैं, क्या करना चाहिए, मिडल ईस्ट से ट्रेड करना चाहिए, और बताइए। हाँ, रेन्यूएबल सोर्सेस पे शिफ्ट कर जाना चाहिए। ठीक है, वही रेन्यूएबल ही हो गया, ईवी रेन्यूएबल। ठीक है, रेन्यूएबल एनर्जी पे तुरंत नहीं शिफ्ट कर सकते हैं, ये मीडियम टू लॉन्ग टर्म प्लान हो गया। क्लोज क्वार्टर में हम क्या कर सकते हैं, इमीडिएटली हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हम अपने जो एनर्जी सोर्सेज हैं उसको हम बहुत तेजी से डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, और इंडिया कर भी रहा है ये। अब जो हम क्रूड खरीद रहे हैं वो 40 कंट्री से ज्यादा से खरीद रहे हैं। आइडिया इज नॉट टू कीप ऑल द एग्स इन द सेम बास्केट। हम अपना रिस्क भी क्या कर रहे हैं, डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। हम साउथ अमेरिका से भी तेल खरीद रहे हैं, मिडिल ईस्ट से भी थोड़ा तेल खरीद रहे हैं। बल्क परचेज जो आ रही है वो अभी भी रशिया से आ रही है, लेकिन क्या है, आने वाले महीनों में ये आपको कम होती दिखाई देगी। तो आइडिया इज टू डाइवर्सिफाई योर एनर्जी सोर्सेस, not to keep all the eggs in the same basket, not to keep all the eggs in the same basket की मतलब हमको अपना जो रिस्क है वो डाइवर्सिफाई की। अमेरिका को कोई भरोसा नहीं है, अमेरिका का कोई भरोसा नहीं है। अभी रशिया पे लगाया इसने, रशिया से अब हमको तेल लेना बंद करना पड़ेगा, हम कुछ कर भी नहीं सकते। पहले क्या हुआ था, हम ईरान से तेल लेते थे, सस्ता तेल, ईरान पे भी सैंक्शन लगाया। उसके पहले वेनेजुएला, उससे भी हम सस्ता तेल खरीदते थे, लेकिन वेनेजुएला पे भी सैंक्शन हमको लगने देखने को मिले। ठीक है, तो इसकी वजह से इंडिया पीछे बैक ट्रैक कर रहा है। बैक ट्रैक क्यों करती हैं कंट्रीज यूएस सैंक्शंस के फेस पे, क्योंकि कंट्रीज डरती हैं सेकेंडरी सैंक्शंस से। पहला जो सैंक्शन अमेरिका लगाती है वो किस पे लगाती है, अमेरिकन इंस्टीट्यूशंस पे, अमेरिकन सिटीजंस पे। ठीक है, दूसरा सैंक्शंस किस पे लगाती है, बाकी कंपनीज पे, बाकी कंट्रीज पे। और अमेरिकन सैंक्शन से लोग क्यों डरते हैं, चाइनीज सैंक्शन से क्यों नहीं डरते हैं, जापानीज सैंक्शन से क्यों नहीं डरते हैं, क्योंकि जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर है उसमें मेजर प्लेयर कौन है, अमेरिका है। अभी भी जो इंटरनेशनल एक्सपोर्ट इंपोर्ट्स हैं वो किस में सेटल किए जाते हैं, यूएस डॉलर में। ठीक है, यूएस डॉलर में सेटल किए जाते हैं, और जो फाइनेंशियल आर्किटेक्चर यूज किया जाता है, फाइनेंशियल आर्किटेक्चर जो यूज किया जाता है वो भी किसका यूज किया जाता है, यूएस का यूज किया जाता है। जो ब्रेटन वुड्स के लिवर्स हैं वो किसके पास है, वो अमेरिका के पास है, सॉरी हाँ अमेरिका के पास है। जैसे पाकिस्तान केस इन पॉइंट, पाकिस्तान लिटरली भीख मांगता रहा आईएमएफ से,
ठीक है, कि भाई 300 बिलियन डॉलर दे, मिलियन डॉलर दे दो, 400 मिलियन डॉलर दे दो, उसको नहीं दिया जा रहा था। लेकिन देखिए, जैसे ही मतलब ट्रम्प के साथ बॉनहोमी हुई, मुनीर मिले ट्रम्प से जाके व्हाइट हाउस में, आपका लंच वंच किया, कुछ किया, तुरंत 1.2 बिलियन डॉलर सैंक्शन हो गए थे। तो इंटरनेशनल रिवर्स, इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर और जो डॉलर का डोमिनेंस है ग्लोबल लैंडस्केप में, वो अभी भी क्या है, हेजेमोनिक है। ठीक है, तो उसको कोई काउंटर नहीं कर सकता है। सैंक्शंस लगाए जा सकते हैं, किसके द्वारा? यूएस। रशिया के साथ यही हुआ ना। रशियन कंपनीज भी क्या कर रही थी यूक्रेन वॉर के पहले? जो भी सेटलमेंट करती थी, लोगों का विश्वास किसमें है, रूबल में है कि डॉलर में है? डॉलर में है। तो रशिया भी अपने ट्रेड जो है वो सेटल करती थी किसमें? डॉलर्स में। ठीक है, पैसे कहां रखे जाते थे? वेस्टर्न इंस्टीट्यूशंस में। नेटवर्क्स जो यूज किए जाते थे वो क्या किए जाते थे? वेस्टर्न नेटवर्क, यूएस लेड नेटवर्क्स। फाइनली क्या हुआ? वी सॉ द फ्रीजिंग ऑफ असेट्स बाय यूनाइटेड स्टेट्स, फ्रीजिंग ऑफ रशियन असेट्स बाय यूनाइटेड स्टेट्स। तो इसकी वजह से एक नर्वसनेस रहती है ग्लोबल कम्युनिटी में। अब इंडिया, अब रिलायंस क्यों नहीं बैक ट्रैक करेगा? क्योंकि रिलायंस के कई ज्वाइंट वेंचर्स हैं, वॉल्ट डिज्नी के साथ ज्वाइंट वेंचर है, गूगल के साथ है, फेसबुक के साथ है। ठीक है, कई सब्सिडियरीज है रिलायंस की जो यूएस में ऑपरेट करती हैं। तो अगर दरकिनार कर दे रहा है रिलायंस इन सैंक्शंस को, तो होगा क्या? यूएस हो सकता है रिलायंस के जो असेट्स हैं वो फ्रीज कर दे, नायरा के जो असेट्स हैं वो फ्रीज कर दे। तो इसीलिए कंट्रीज और दूसरी कंपनीज, दूसरे कंट्रीज की कंपनीज वो क्या करती हैं? डरती हैं, उनमें एक नर्वसनेस रहती है। तो गोइंग फॉरवर्ड पहली चीज हमने क्या डिस्कस की कि इंडिया को क्या करना है? इंडिया को बहुत ज्यादा फैंटम नहीं बनना है। ठीक है, हमको क्या करना है? अपने एनर्जी सोर्सेस को डाइवर्सिफाई करना है, सबसे पहली चीज। ठीक है, कि जितनी कंट्री से हम ले सकें, क्योंकि आपके पास नंबर ऑफ सेलर्स ज्यादा रहेंगे, नंबर ऑफ सेलर्स ज्यादा रहेंगे तो आप क्या कर पाएंगे? बेटर प्राइस एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे, बेटर प्राइस एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे। दूसरी चीज क्या है? हमको डिप्लोमेसी और नेगोशिएशन का, डिप्लोमेसी और नेगोशिएशन का इफेक्टिव यूज करना है। डिप्लोमेसी एंड नेगोशिएशंस, का इफेक्टिव यूज करना है। ठीक है, हमको हर साइड से बात करते रहनी है थ्रू आउट, चाहे रशिया हो, चाहे यूएस हो, चाहे वेस्टर्न कंट्रीज हो। ठीक है, तीसरी चीज क्या है? वी हैव टू हैव आवर ओन कैपेबिलिटीज। तो शॉर्ट रन में हम क्या कर सकते हैं? हम स्ट्रैटेजिक रिजर्व्स अपने रिप्लेनिश कर सकते हैं, नए स्ट्रैटेजिक रिजर्व्स बना सकते हैं। स्ट्रैटेजिक ऑयल रिजर्व्स हैं हमारे पास कई जगह, कई जगह है। ठीक है, चांदी खोल में है, पादुर में है। ठीक है, एक जगह और है। आइडिया क्या रहता है स्ट्रैटेजिक ऑयल रिजर्व का? कि हमारे पास मान लीजिए कुछ सप्लाई शॉक लग रहा है, हमारे पास क्रूड पहुंच नहीं पा रहा है, तो अगले 20 दिन 30 दिन के लिए अपनी डोमेस्टिक नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए हमारे पास स्ट्रैटेजिक ऑयल रिजर्व्स होने चाहिए। तो अभी हमारे पास है स्ट्रैटेजिक रिजर्व्स। आइडिया इज टू एक्सपेंड दीज स्ट्रैटेजिक रिजर्व्स फर्दर, क्योंकि ग्लोबल जो डिस्टर्बेंसेस हैं, टर्मोइल्स हैं, सप्लाई चेन का डिस्ट्रप्शन है, अब बहुत ज्यादा हो रहा है। तो हमको क्या करना है? स्ट्रैटेजिक रिजर्व्स हैं उनको एक्सपेंड करना है, ऑलरेडी है लेकिन इनको एक्सपेंड करना है। साथ ही साथ मीडियम टू लॉन्ग रन में हमको क्या करना है? रेन्यूएबल एनर्जी जो है उनका शेयर है वो बढ़ाना है, रेन्यूएबल एनर्जी का शेयर बढ़ाना है। साथ ही साथ जैसे जो हमारी मोबिलिटी है, हमको ग्रीन मोबिलिटी की ओर मूव करना है, मतलब यूज ऑफ ईवी, यूज ऑफ हाइब्रिड कार्स, ग्रीन मोबिलिटी दूसरा पॉइंट हो गया। इसके बारे में पढ़ लीजिएगा, एसपीआर, स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स, एसपीआर। ठीक है, कहां कहां पर है ये? यू शुड बी नोइंग स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स। एक शायद चांदी खोल में है, एक आंध्रा में पादुर में है, और एक जगह कहीं और था। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज इज विथ रिस्पेक्ट टू इकोनॉमी, GS3 न्यू सेविला फोरम। ये भी आपका इंटरडिसिप्लिनरी है, GS2 प्लस GS3, IR का भी कंपोनेंट है और इंटरनेशनल रिलेशंस का भी कंपोनेंट है और इकोनॉमी का भी कंपोनेंट है। न्यू सेविला फोरम, अभी कुछ टाइम पहले हमने एक आर्टिकल किया था, FFD4, इसी साल किया है, जैन फेब में, याद आया? सेविला फोरम फॉर एक्शन, सेविला प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन। तो बेसिकली ये फोरम है क्या? इट्स अ फोरम टू
to tackle global debt problem, to tackle global debt forum. ग्लोबल डेट है बहुत ज्यादा बढ़ गया है, ग्लोबल डेट जो है वो आपका बहुत ज्यादा बढ़ गया है। कितना बढ़ गया है? 2024 की बात करें तो ग्लोबल डेट है दैट इज टू द ट्यून ऑफ $102 ट्रिलियन, $102 ट्रिलियन। जैसे एक तो हो गया इंडिया का डेट, डेट टू जीडीपी पड़ता है ना, एक हो गया ग्लोबल डेट। तो ग्लोबल डेट का जो वॉल्यूम है 2024 का वो कितना निकल के आया है, जो लास्ट डेटा हमारे पास अवेलेबल है $102 ट्रिलियन का। ठीक है, इसमें डेवलपिंग कंट्रीज भी शामिल है और डेवलप्ड कंट्रीज भी शामिल है, दोनों के डेट्स शामिल हैं। सारी मतलब ग्लोबली जो डेट है कुमुलेटिवली दैट इज इंक्लूडेड इन दिस $102 ट्रिलियन। डेवलपिंग कंट्री की बात करें, अगर डेवलपिंग कंट्री की बात करें तो जो डेट है टोटल वो कितने का है? $31 ट्रिलियन का है, $31 ट्रिलियन का है। और जो डेट सर्विसिंग है, बस मतलब इंटरेस्ट, जो ईएमआई इंटरेस्ट पेमेंट जाता है, सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट जाता है, दैट इज टू द ट्यून ऑफ 921 बिलियन डॉलर, मतलब $1 ट्रिलियन से थोड़ा सा कम, ऑलमोस्ट 80 बिलियन कम। $31 ट्रिलियन का जो डेट है वो किस पे है? डेवलपिंग पे। और जो इंटरेस्ट सर्विसिंग जा रही है, डेट सर्विसिंग जा रही है, वही आपका 921 बिलियन डॉलर के पास है, विच इज ह्यूज। ठीक है, तो डेवलपिंग कंट्रीज पे अनड्यू प्रेशर पड़ रहा है क्योंकि उनके पास और भी काम है ना करने को। उनको हेल्थ, एजुकेशन, बेसिक एमिनिटीज, लोगों को गरीबी से निकालना, ये सारी चीजें भी करनी है। लेकिन उनके ऊपर इतना ज्यादा डेट माउंट हो गया है कि दैट इज बिकमिंग अनसस्टेनेबल फॉर मेनी कंट्रीज। इंडिया का भी डेट कितने के आसपास का है? 80% प्लस का है इंडिया का। अगर डेट आप देखिए तो 82.4 कहा जा रहा है, इस बार आएगा आईएमएफ के अनुसार 82.4% ऑफ जीडीपी। ठीक है, मतलब डेट टू जीडीपी रेशियो है वो हमारा 82.4 निकल के आएगा। होना कितना चाहिए ये? 60। एफआरबीआई 2003 के अनुसार ये होना चाहिए 60%। ठीक है, ये 84-85 पहुंच गया था कोविड समय पे, लेकिन अभी क्या है, दोबारा से थोड़ी सी प्रॉफिलिगेसी लाए हैं। ठीक है, हम फिस्कल प्रूडेंस लाए हैं, उसकी वजह से हमको ये दिखा 80-81% आ गया था, लेकिन इस बार कहा जा रहा है दिस इज गोइंग टू बी 82.4% एज पर आईएमएफ। ठीक है, तो ये तो इंडिया की बात हो गई। डेवलपिंग कंट्री की बात करें तो $31 ट्रिलियन का डेट खाली डेवलपिंग कंट्री लेती है, और वो नियरली $1 ट्रिलियन है वो किस पे खर्चा कर देती है? इंटरेस्ट पेमेंट पे। अब इंटरेस्ट पे ही इतना पैसा खर्चा हो रहा है, इंटरेस्ट पे ही इतना पैसा खर्चा हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है जो सोशल वेलफेयर स्कीम्स हैं, बेसिक एमिनिटीज हैं, ठीक है, लोगों को गरीबी से निकालना है, उस पे उनकी पैसा खर्चने की जो कैपेसिटी है वो क्या हो जाएगी? वो रिलेटिवली कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? रिलेटिवली कम हो जाएगी। ठीक है, अनटैड के हिसाब से यूएनसीटीएडी, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट के अनुसार ये कहा गया है कि 3.5 बिलियन लोग ऐसी कंट्रीज में रह रहे हैं जहां पे जो डेट का लेवल है वो बहुत अनसस्टेनेबल है। तो ऑब्वियस ही बात है कि गवर्नमेंट की जो कैपेसिटी है, ठीक है, सोशल वेलफेयर पैराडाइम को रोल आउट करने की, वो कहीं ना कहीं इंपेयर होगी। तो ये 3.5 बिलियन लोग हैं, जो 350 करोड़ लोग हैं, इनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ खराब होगी। इन कंट्रीज की जो एचडीआई है वैसे नहीं इंप्रूव करेगी जैसे इंप्रूव करनी चाहिए थी। सो दीज आर सर्टेन प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद ग्लोबल डेट। अब ये ग्लोबल डेट बढ़ा क्यों? व्हाट आर द रीजंस फॉर हाइक इन ग्लोबल डेट? इसके कई रीजंस हैं। एक तो ग्लोबल सप्लाई चेन है वो डिस्टर्ब हुआ है, ग्लोबल सप्लाई चेन है वो डिस्टर्ब हुआ है, चीजें महंगी हो गई हैं, तो इंपोर्ट्स को फाइनेंस करने की जो कैपेसिटी है, जो प्रोपेंसिटी है कंट्रीज की, वो कम हुई है। अब उनके फॉरेक्स रिजर्व से और पैसा निकल रहा है। अगर फॉरेक्स रिजर्व में पैसा नहीं है तो वो बाहर से लोन लेके फाइनेंस कर रहे हैं अपने इंपोर्ट बिल्स को। जो अपने फिस्कल डेफिसिट्स हैं उनको भी बाहर से लोन लेके फाइनेंस किया जा रहा है। ठीक है, तो ग्लोबल सप्लाई चेन में डिसरप्शन, चीजें महंगी, इन्फ्लेशन बढ़ा। ठीक है, इन्फ्लेशन बढ़ा, फिस्कल डेफिसिट भी बढ़ी, फिस्कल डेफिसिट को फाइनेंस करने के लिए बाहर से लोन लिया जा रहा है। उसी में क्या हुआ, 2008 की फाइनेंशियल क्राइसिस हमको देखने को मिली। ठीक है, जिसका लिंगरिंग इफेक्ट अभी तक हमको देखने को मिल रहा है। अभी भी क्या है, इकोनॉमी पूरी तरीके, क्योंकि देखिए कुछ बहुत मेजर इकोनॉमिक अपहीवल्स होते हैं, उसका जो रेवर्बरेशन होता है, उसकी जो वाइब्रेशन होती है बहुत लंबे समय तक रहती है, 1 डिकेड, 2 डिकेड, 1.5 डिकेड तक रहती है। तो समय समय पर हमको फाइनेंशियल क्राइसिस देखने को मिलती है।
है। फिर क्या हुआ, 2020 आते आते कोविड आ गया, ठीक है, फिर रशिया यूक्रेन आ गया, ठीक है, इसके बाद इजराइल पैलेस्टीन आ गया। तो सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस हमको फर्दर एक्सेंचुएट होते दिखाई दिए, सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस हमको फर्दर एक्सेंचुएट होते दिखाई दिए। फिर क्या हुआ, रिट्रीट फ्रॉम ग्लोबलाइजेशन भी दिखाई दिया। रिट्रीट फ्रॉम ग्लोबलाइजेशन होगा तो क्या होगा, जो ग्लोबल ट्रेड है वो श्रिंक कर जाएगा। ग्लोबल ट्रेड श्रिंक किया तो ऑब्वियस सी बात है ग्लोबल जीडीपी ग्रोथ जो है वो भी आपकी गिरेगी। ग्लोबल जीडीपी जो 3.6 3.8 पे हवर करनी चाहिए थी वो क्या होगी, वो सब 3% आ जाएगी। डेवलपिंग कंट्रीज के जो ग्रोथ ट्रेजेक्टरी होती है वो ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ ट्रेजेक्टरी के साथ अलाइंड होती है। मतलब एम्पिरिकली ये देखा गया है कि जब जब ग्लोबल इकोनॉमी अच्छा ग्रो करेगी तब तक जो डेवलपिंग कंट्रीज की डोमेस्टिक इकोनॉमी है वो भी अच्छा ग्रो करेंगी। आई बात समझ में, डोमेस्टिक इकोनॉमीज हैं डेवलपिंग कंट्रीज की वो भी अच्छा ग्रो करेंगी। तो अभी हमको क्या देखने को मिल रहा है, यूएस में ट्रम्प के आने की वजह से बहुत ज्यादा नेशनलिस्टिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स हमको देखने को मिल रही हैं। नेशनलिस्ट पार्टियां, राइट विंग पार्टीज हैं वो यूरोप में आ रही हैं। अमेरिका में ट्रम्प का आ जाना, मागा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, ठीक है। तो कंट्रीज जो हैं, जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जो ग्लोबल ग्रोथ को फ्यूल कर सकती हैं, ग्लोबल ट्रेड को और एक्सपेंड कर सकती हैं, जो एक तरीके से इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर की गेट कीपर्स हैं, अब वो क्या कर रही हैं, वो इनवर्ड लुकिंग होते जा रही हैं, वो इनवर्ड लुकिंग होते जा रही है। तो इसकी वजह से ग्लोबल ट्रेड है वो भी प्लमेट कर रहा है, डिक्लाइन कर रहा है। और साथ ही साथ हमको क्या देखने को मिल रहा है, ये देखने को मिल रहा है जो ये डोमेस्टिक इकोनॉमीज हैं डेवलपिंग वर्ल्ड की वो भी आपकी धीरे ग्रो कर रही है। अब ऑब्वियस सी बात है जब जीडीपी ग्रोथ कम होगी तो पुराना डेट लिया है उसका भार बढ़ता जाएगा कि नहीं बढ़ता जाएगा। तो ये डेट है वो और ज्यादा सरमाउंट होते जा रहा है और ज्यादा बढ़ते जा रहा है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। तो दीज आर द रीजंस फॉर इंक्रीज इन डेट लेवल्स, इंक्रीज इन डेट लेवल। इसको रिफॉर्म, इसको सही करने के लिए हमको क्या देखने को मिला था, FFD4 पुराने नोट्स आप देखेंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा। ये है क्या, बेसिकली इंटरनेशनल फाइनेंसिंग फॉर डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस। इसी साल हुई थी, ठीक है। अंकटैड और यूएन डेसा ने मिलकर की थी, ठीक है, यूएन डेसा ने की थी बेसिकली। वहां पे एनविसाज किया गया था, मतलब ये प्लेटफॉर्म क्यों बनाया गया, ये प्लेटफॉर्म जो बनाया गया था इंटरनेशनल फाइनेंसिंग फॉर डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस, ये बनाया गया था जो ग्लोबल पब्लिक डेट बढ़ रहा है उसको कैसे इफेक्टिवली कंट्रोल किया जाए, प्रभावी रूप से इसको कैसे रेगुलेट किया जाए, कैसे कंट्रोल किया जाए, ठीक है। इसी प्लेटफॉर्म को मतलब ये इसी साल हुआ है, FFD4 जो कॉन्फ्रेंस हुई है वो इसी साल हुई है। इसी को इफेक्चुएट करने के लिए अभी हमको क्या देखने को मिला है, न्यू सेविला फोरम। FFD4 से क्या निकला था, सिविला प्लेटफॉर्म निकला था, ठीक है, सिविला प्लेटफॉर्म निकला था, सिविला प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन। ये प्लेटफॉर्म बनाया क्यों गया था, ये प्लेटफॉर्म बनाया गया था प्राइमरीली जो ग्लोबल पब्लिक डेट बढ़ रहा है उसको रोकने के लिए, ठीक है। अब फाइनली इसको फ्रक्टिफाई किया गया है न्यू सेविला फोरम के माध्यम से, न्यू सेविला फोरम के माध्यम से, ठीक है। और कब किया गया है, अभी जो 16th अंकटैड हुआ है उसमें, UNCTAD, अंकटैड क्या है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ठीक है। तो 16th UNCTAD में इसको अनवील किया गया है, न्यू सेविला फोरम को। आइडिया क्या है इसका, सबसे पहले कौन इसको लेके आया है, तो दिस इज बीइंग लेड बाय स्पेन, ठीक है, स्पेन इसको लीड कर रहा है। और प्रमोट कौन कर रहा है इसको, हेल्प कौन कर रहा है स्पेन की, अंकटैड और यूएन डेसा। स्पेन इज लीडिंग दिस न्यू सेविला फोरम एंड in the pursuit it's being helped by UNCTAD and UN DESA, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है इस प्लेटफॉर्म का, इस फोरम का,
ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव है इसका कि एक ब्रिज की तरह काम करे, ये एक ब्रिज की तरह काम करे, किसके किसके बीच में, बोरोवर्स और लैंडर्स की, बोरोवर्स और लैंडर्स के बीच में, टू एक्ट एज अ ब्रिज, टू एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन बोरोवर्स एंड लैंडर्स। इस फोरम के माध्यम से स्पेन क्या करने की कोशिश कर रहा है, रिस्पॉन्सिबल बोरोइंग एंड लैंडिंग करने की कोशिश कर रहा है, रिस्पॉन्सिबल बोरोइंग एंड लैंडिंग। ऊपर हमने क्या देखा था, ऊपर हमने रीजंस देखे थे कि ग्लोबल सप्लाई चेन डिसरप्शन, 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस, 2020 में कोविड, रशिया यूक्रेन वॉर, पैलेस्टीन रिट्रीट फ्रॉम ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, एक डेवलपमेंट और है, पिछले 2 डिकेड्स में प्राइवेट प्लेयर्स भी आ गए हैं लैंडिंग बिजनेस में, प्राइवेट प्लेयर्स, प्राइवेट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, मैरिल लिंच, जेपी मॉर्गन, अब ये भी क्या कर रहे हैं, ये भी कंट्रीज को लैंड कर रहे हैं। पहले कंट्रीज को कौन लैंड किया करते थे, बड़े बड़े पब्लिक बैंक्स, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, लेकिन अब क्या है, नए प्राइवेट प्लेयर्स भी लैंड करना शुरू कर दिए, नए प्राइवेट प्लेयर्स भी लैंड करना शुरू कर दिए। अब ये लैंड करते हैं तो ये हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करते हैं, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करते हैं। दूसरी चीज है, मेजर समस्या आ रही है, किससे आ रही है, जो ये डेवलपिंग कंट्री है उनसे आ रही है। डेवलपिंग कंट्री कितना पैसा उठाई हुई है, 31 ट्रिलियन डॉलर। ठीक है, इनको जो लोन मिलता है वो डेवलप्ड कंट्रीज के बनस्पत महंगा लोन मिलता है, डेवलप्ड कंट्रीज को सस्ता लोन मिलता है, डेवलपिंग कंट्रीज को महंगा लोन मिलता है। क्या रीजन हो सकता है, तो इसकी वजह से जो इंटरेस्ट बर्डन है वो डिस्प्रपोर्शनेट पड़ता है डेवलपिंग कंट्रीज में। आप ही मान लिए बैंक हैं और जापान आ रहा है आपके पास लोन मांगने, और बोलीविया आ रहा है आपसे लोन मांगने, तो आप किसको सस्ता लोन देंगे, हाँ, क्रेडिट रेट, तो क्रेडिट रेटिंग किसकी अच्छी रहेगी, जापान की अच्छी रहेगी। रिस्क असेसमेंट जो है वो फेवर में रहेगा जापान के। तो डेवलप्ड कंट्रीज में चूंकि रिस्क कम होता है तो उनको लोन्स भी बहुत सस्ते मिल जाते हैं, उनका सॉवरेन वेल्थ फंड बहुत ज्यादा होता है, उनके मैक्रो इंडिकेटर्स होते हैं वो कंट्रोल में रहते हैं, फॉरेक्स रिजर्व है वो भरा रहता है। डेवलपिंग कंट्रीज के साथ ये नहीं होती है। ठीक है, तो एक तो प्राइवेट लेंडर्स घुस गए हैं पिछले 20 साल में, दूसरा क्या है, दूसरी चीज ये है कि एक रेवड़ी कल्चर भी आ गया है, रेवड़ी कल्चर भी आ गया। रेवड़ी कल्चर क्या होता है, फ्रीबीज, कि चुनाव जीतने के लिए अंट शंट मतलब वादे कर देना, फिर उसको पूरा पूरा 100% नहीं कर रहे हैं, 50% भी कर रहे हैं, तो क्या है, पब्लिक एक्सचेकर पे ठीक ठाक बर्डन आ जाता है। ठीक है, तो उसकी वजह से हमको क्या देखने को मिल रहा है, हमको ये देखने को मिल रहा है प्राइवेट प्लेयर्स और रेवड़ी कल्चर या पॉपुलिस्ट पॉलिसीज, बहुत ज्यादा पॉपुलिस्ट कि सबको पैसा बांटे, महिलाओं को 2,000 रुपए दिया जाएगा, इस टाइप की पॉलिसीज। ठीक, तो रेवड़ी हटा दी इंडियन इकोनॉमी के कॉन्टेक्स्ट में, पॉपुलिस्ट पॉलिसीज, ये भी रीजंस हैं किस चीज के, राइजिंग पब्लिक डेट के, राइजिंग पब्लिक डेट के। ठीक है, तो स्पेन क्या करने की कोशिश कर रहा है, सेविला प्लेटफॉर्म के माध्यम से रिस्पॉन्सिबल बोरोइंग एंड लैंडिंग, मतलब जो बोरोइंग हो वो फालतू के काम के लिए ना हो, वेस्टफुल एक्सपेंडिचर के लिए ना हो, वो किस लिए हो, कैपिटल क्रिएशन के लिए, ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए, ये नहीं कि पैसे बांटने हैं। ठीक है, इसलिए ये पैसे उठाए जाते हैं। तो रिस्पॉन्सिबल बोरोइंग और रिस्पॉन्सिबल लैंडिंग, लैंडिंग क्यों, क्योंकि प्राइवेट प्लेयर्स हैं वो बहुत एग्जॉर्बिटेंट, बहुत हाई रेट्स चार्ज करते हैं, दे चार्ज वेरी हाई रेट्स। ठीक है, तो पहली जो मंशा है, पहला जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, टू एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन, सबसे पहले तो एक प्लेटफॉर्म लाओ कि जहां पे बोरोवर और लैंडर आके मिल पाए। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है, जो ये बोरोइंग और लैंडिंग हो रिस्पॉन्सिबल तरीके से हो, एडहॉक तरीके से ना हो। ठीक है, मतलब इसमें फिस्कल प्रूडेंस का यूज हो, वित्तीय समझदारी। ठीक है, फिस्कल प्रूडेंस का इस्तेमाल किया जाए। तीसरी चीज क्या है, डेवलपिंग और डेवलप्ड वर्ल्ड दोनों को एक प्लेटफॉर्म पे लाया जाए, डेवलपिंग एंड डेवलप्ड वर्ल्ड दोनों को एक प्लेटफॉर्म पे लाया जाए। ठीक है, अल्टीमेट जो गोल है, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, रिफॉर्मिंग द डेट आर्किटेक्चर, द ग्लोबल डेट आर्किटेक्चर।
तो मतलब एक तरीके से ये जो न्यू सेविला फोरम है, ये एक प्लेटफॉर्म है, एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लेटफॉर्म है, जहां पर एक ब्रिज बनाने की कोशिश की गई है बोरोवर्स और लैंडर्स के बीच में। ठीक है, पब्लिकली एजुकेट करने की बात की गई है कि गवर्नमेंट्स जो हैं, गवर्नमेंट्स अक्रॉस द वर्ल्ड, वो क्या करें, रिस्पॉन्सिबली बोरो करें। वो बस अगले 5 साल का सोच के बोरो ना करें, वो अपनी इकोनॉमी, अपने कंट्री का मतलब लॉन्ग टर्म विजन जो है, लॉन्ग टर्म ट्राजेक्टरी है, मतलब उनको चुनाव नहीं जीतना है, उनको क्या करना है, उनको आगे 20 साल 30 साल क्या फिस्कल स्टेटस रहने वाला है, इस पे भी फोकस करना है। तीसरी चीज है कि एक प्लेटफॉर्म पे डेवलप्ड वर्ल्ड को लाना जरूरी है, जिससे क्या हो, जिससे कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल डेट आर्किटेक्चर बन पाए। अभी हमारे पास कोई ग्लोबल डेट आर्किटेक्चर है नहीं, वी लैक ग्लोबल डेट आर्किटेक्चर। लेकिन ग्लोबल डेट जो है वो क्या है, एक ग्लोबल कॉमन है कि नहीं? ग्लोबल डेट इज ऑल्सो अ ग्लोबल कॉमन। कहा जाता है ना कि मतलब पॉवर्टी एनीवेयर इज थ्रेट टू प्रोस्पेरिटी एवरीवेयर, ये कहा जाता है। तो अगर डेट प्रॉब्लम, मान लिए इंडिया अपना सही चल रहा है लेकिन अफ्रीका में डेट प्रॉब्लम बढ़ गई, तो इंडिया इंपैक्ट होगा कि नहीं होगा? ऑब्वियस ही बात है, इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड है, ग्लोबलाइजेशन का दौर है। अफ्रीका में जो हमारे एक्सपोर्ट जाते थे वो कम हो जाएंगे, वहां एक्सपोर्ट्स कम हो जाएंगे तो क्या होगा? इंडिया में जो एम्प्लॉयमेंट थी या जो हमारी जीडीपी ग्रो हो रही थी अफ्रीकन इंपोर्ट्स, अफ्रीकन एक्सपोर्ट्स की वजह से, वो भी क्या होगी, इंपेयर हो जाएगी। ठीक है, तो ये प्लेटफॉर्म प्राइमरीली यही काम कर रहा है कि मतलब ये ग्लोबल डेट आर्किटेक्चर बनाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल लैंडिंग बिहेवियर, रिस्पॉन्सिबल बोरोइंग बिहेवियर को फॉस्टर करने की कोशिश कर रहा है, एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे डेवलपिंग और डेवलप्ड वर्ल्ड को साथ लाने की कोशिश कर रहा है। दिस वाज अबाउट न्यू सेविला प्लेटफॉर्म। जिन्होंने कर रखा है वो एक बार पुराने नोट्स देख लेंगे, वो FFD4 हमने किया था। ठीक है, मंथ देख लेना कौन सा है, आई एम नॉट रिमेम्बरिंग, लेकिन ये हमने किया है क्योंकि वो लिस्ट मैंने बनाई थी, उसमें दिस इज मेंशन। ठीक है, what are the reasons for rising global debt in past couple of decades? Analyze the role of New Sevilla Forum in tackling the problem. पिछले कुछ दशकों में वैश्विक ऋण में वृद्धि के क्या कारण हैं? इस समस्या से निपटने में न्यू सेविला फोरम की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। हो जाएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, इजी क्वेश्चन, वही जो रीजंस लिखवाए वो इसमें लिख देना है। और फिर क्या है, पहले थोड़ा सा ग्लोबल डेट पे आपको बताना है। आपके पास स्टैट्स होने चाहिए। ग्लोबल डेट है सन 2024 की, अगर आंकड़े देखें तो 100 ट्रिलियन डॉलर पार कर गया है। ठीक है, और इसका ठीक ठाक पार्ट है वो डेवलपिंग वर्ल्ड के पास है, जिसके पास इंटरेस्ट सर्विसिंग डिसप्रपोर्शनेट है। ऐसे करके आप शुरू करेंगे और फिर आ जाएंगे, चूंकि कॉन्टेक्स्ट अब आपने दे दिया, अब आ जाइए कि ग्लोबल डेट पिछले 2 डिकेड्स में क्यों बढ़ा है, 1 2 3 4 करके, भाई प्राइवेट प्लेयर्स का आ जाना। ठीक है, तमाम इकोनॉमिक अपहीवल्स हुए हैं, ग्लोबल सप्लाई चेन का डिसरप्शन हुआ है, ये सारे पॉइंट। और फिर एनालाइज द रोल ऑफ न्यू सेविला फोरम। तो आप बता दिए FFD4 कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसको इफेक्चुएट करने के लिए अभी हमको क्या देखने को मिला है, स्पेन ने न्यू सेविला फोरम है वो फ्लोट किया है, लीड भी स्पेन कर रहा है, हेल्प कौन कर रहा है, अंकटाड और यूएनडेसा। ठीक है, प्लेटफॉर्म है क्या प्राइमरीली, ये एक ब्रिज का काम करेगा, किसके किसके बीच में, बोरोवर्स और लैंडर्स के बीच में। दूसरी चीज, ये एक ग्लोबल डेट आर्किटेक्चर क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, इंस्टीट्यूशनलाइज करने की कोशिश कर रहा है, और रिस्पॉन्सिबल लैंडिंग और रिस्पॉन्सिबल बोरोइंग को फोस्टर करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, जिससे एडहॉकिज्म है उसको कट किया जा सके, तो जो ग्लोबल डेट है बढ़ रही है उसको हम धीरे धीरे कंट्रोल में ला सके। ऐसे करके आपको कंक्लूड कर लेना, और आखिरी में कंक्लूजन ऐसे लिख लेना है कि ग्लोबल डेट इज अ ग्लोबल प्रॉब्लम। ठीक है, इसमें क्या होगा, कोई एक सिंगल कंट्री या एक सिंगल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इसको इफेक्टिवली टैकल नहीं कर सकती है। ठीक है, इसमें डेवलप वर्ल्ड, इंटरनेशनल फोरम्स, ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन, सबको साथ आना पड़ेगा। और चूंकि ग्लोबल कॉमन है तो ये ग्लोबल कलेक्टिव एफर्ट से ही टैकल किया जा सकता है। दिस इज हाउ यूड बी कंक्लूडिंग योर आंसर। ठीक है।